हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के लिए जो है तो लगभग कंटेंट वाले क्वेश्चन लिए हैं। कंटेंट वाले क्वेश्चन जो है तो एसएसटी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लगभग जो है तो 45 नंबर के जो है तो कंटेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तथा 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। यानी 60 नंबर में तो 45 नंबर के जो है तो कंटेंट आते हैं और 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को लगभग जो है तो कंटेंट वाले क्वेश्चन ही कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा तो सारे क्वेश्चन उसके लिए जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा, आइए देखिए 41 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। अब तथा सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। अब निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी सदाबहार वृक्ष जो हैं तो वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, या फिर निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या फिर थर्ड है कि मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण, या फिर भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। तो देखिएगा कि सदाबहार वृक्ष पूछा गया है कि भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो ऐसा इसलिए उगते हैं क्योंकि ये जो है वृक्ष भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण उगते हैं। इनको जो है तो भारी वर्षा की आवश्यकता होती है तथा तापमान जो होना चाहिए तो उच्च तापमान होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डाट डाट कहा जाता है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींची गई काल्पनिक रेखा है तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहला है कि विषुवत रेखा, सेकंड है उत्तर ध्रुवीय वृत्त, उसके बाद थर्ड है कि कर्क रेखा, या फोर्थ है मकर रेखा। तो देखिएगा कि ग्लोब को दो बराबर भागों में जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, अब इसको दो बराबर भागों में बांटी गई जो रेखा होती है तो उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। यानी इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें मैच करना है कृषि के प्रकार तथा क्षेत्र प्रदेश। अब देखिए स्थानांतरी कृषि, तो ये कहाँ पे होती है स्थानांतरी कृषि, तो ये होती है सघन वन वाले क्षेत्र में। स्थानांतरी कृषि जो होती है तो ये सघन वन वाले क्षेत्र में होती है। उसके बाद देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो ये होती है शीतोष्ण घास के मैदान में। उसके बाद देखिएगा कि गहन निर्वाह कृषि, तो ये होती है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्रों में। अगला देखिएगा कि चलवासी पशुचारण, तो ये होता है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। तो आइए देखिएगा इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये देखिए पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा तथा डी का पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। संघीय व्यवस्था जो होती है तो भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। अब कारण आर देखिएगा कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो देखिए पहला है कि ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है, या थर्ड है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फोर्थ वाला है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिएगा कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तो ये तो सही हो जाएगा, यानी ए सही है। उसके बाद क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लगा दीजिएगा कि भारत संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है क्योंकि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो देखिए कि ए और आर जो है तो दोनों सही है और
ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर देखिएगा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का अर्थ है। तो किसी के प्रति जो है पूर्वाग्राही यानी एक ही धारणा बनाए रखने का क्या अर्थ होना चाहिए कि जैसे पूर्वाग्राही हम हो जा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है तो इसको पढ़ने नहीं आता है तो वो ऐसा ही रहेगा, यानी ये फ्यूचर में भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका जो है इसका यही मतलब है कि किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का क्या अर्थ है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, सेकंड है कि उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, उसके बाद जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, उसके बाद देखिएगा कि समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो देखिए किसी के प्रति जो है पूर्वाग्राही होने का अर्थ यही है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। श्रेष्ठ तो हम मान नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसको जो है पूर्वाग्राही रूप से देख रहे हैं, तो उन्हें तो हम श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। उसके बाद सी देखिएगा कि जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना तथा समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का यही अर्थ है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए, सी और डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 46 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अब अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे पहने हुए सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। अब ऐसा व्यवहार क्या दिखाता है, यानी एक कक्षा गतिविधि में प्रैक्टिकल में गतिविधि में तो शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई तथा सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। अब ये व्यवहार जो है तो ये शिक्षक का व्यवहार क्या कहलाता है। तो आइए देखिएगा, पहला वाला है कि भेदभाव, सेकंड है कि प्रगतिशीलता, उसके बाद थर्ड है कि पूर्वाग्रह तथा फोर्थ है कि रूढ़िवादिता। तो देखिएगा कि शिक्षक का ये व्यवहार जो है तो ये यही दर्शाता है कि रूढ़िवादिता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है और द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। देखिएगा अनदेखा तथा अदत्त जाता है। अब इसके पीछे के संभाव्य कारणों की जांच में घरेलू महिला कीजिए। तो देखिए अब इसमें देखिएगा कि ऑफिस जाने वाली महिलाओं को जो है तो सम्मान और वेतन दोनों मिलता है। देखिएगा कहने का मतलब ये है कि ऑफिस जाने वाली महिलाओं को जो है तो वेतन और सम्मान जो है दोनों मिलता है, बल्कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को तो ना सम्मान मिलता है और ना ही वेतन मिलता है। अब इसका जो है तो इसका सही कारण आपको यही चुनना है कि ऐसा क्यों होता है कि घरेलू काम का जो है तो कोई मूल्य नहीं है और बाहर के कामों का मूल्य है। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन देखिए कि कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, या भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था है, या फिर घरेलू काम का अवमूल्यन, या फिर घरेलू काम के लिए कम समय लगना। तो देखिएगा कि ऑफिस जाने वाली महिलाओं को अधिक वेतन और सम्मान मिलता है, जबकि उतना ही काम घर में घरेलू महिला भी करती है, लेकिन ना तो उसको वेतन मिलता है और ना ही सम्मान मिलता है। तो देखिए कि घरेलू काम का ये अवमूल्यन हो रहा है, यानी घरेलू कामों की जो है तो कोई गिनती नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अनुदत्त किस मौलिक अधिकार निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि अनुच्छेद 19 में, या फिर सेकंड है अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आर्टिकल 21 में, यानी अनुच्छेद 21 में। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। अब वाक्य का अर्थ है, तो वाक्य क्या अर्थ है कि सभी व्यक्ति जो हैं
तो वो कानून की दृष्टि में समान है, तो वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। सेकंड है कि जेंडर के जाति अथवा कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल वर्ण धर्म आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सी है कि असमानताएं समाप्त हो गई। तथा डी है कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो देखिए कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। अब वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए, तो वाक्य का अर्थ यही होना चाहिए कि इसमें देखिएगा कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। उसके बाद देखिए कि जेंडर के जाति अथवा कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल वर्ण धर्म अथवा भेदभाव आधार पर जो है तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। तथा उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि असमानताएं समाप्त हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ है, असमानताएं नहीं समाप्त हुई हैं। डी देखिएगा कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। हाँ, तो ये सही होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ए बी और डी सही होगा। तो ए बी डी देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।